हेलो एवरीवन। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की क्लास में हम बोल्टेड कनेक्शन पढ़ रहे थे। बोल्टेड कनेक्शन में बोल्ट क्या होता है? बोल्ट इज अ मेटल पिन विद हेड एट वन एंड एंड शैंक विद थ्रेडेड पोर्शन इन अदर एंड। ठीक है ना, इसके दो पोर्शन होते हैं। एक हेड होता है, जैसे बोल्ट का ये हेड हो गया, और शैंक मतलब ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है उसको हम शैंक कहते हैं। शैंक में ही हमारा थ्रेडेड एरिया होता है जहाँ पे नट को हम टाइट टर्न करते हैं। नट के साथ ही बोल्टेड कनेक्शन में हम वॉशर प्लेट प्रोवाइड कराते हैं। वॉशर प्लेट का पर्पस क्या होता है? ये सफिशिएंट क्लैंपिंग फोर्स जो इस टाइटन नट को टाइट करने से क्रिएट होता है उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करता है और प्रिवेंट द थ्रेडेड पोर्शन फ्रॉम ऑफ अ बोल्ट फ्रॉम वियरिंग। ये क्या है कि इस बोल्ट को यहाँ से यहाँ तक खिसकने नहीं देता है। खिसकेगा नहीं तो इसमें ये जो थ्रेडेड पोर्शन होता है उसको बियर नहीं होने देगा। बियर कब होगा? जब ये जो है वो उस प्लेट के साथ एक फोर्स और अपराइट एक्शंस क्रिएट करेगा। अगर बोल्ट फ्रीली सस्पेंडेड रहेगा इस होल में तो थ्रेडेड पोर्शन हमारा वियर आउट या बियरिंग में फेल नहीं होगा। तो वॉशर प्लेट का जो काम होता है वो यही होता है। वॉशर्स का काम होता है कि ये इनफ जो क्लैंपिंग फोर्स क्रिएट होता है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है प्लेट में और थ्रेडेड पोर्शन को वियर नहीं होने देता है। ओके, ये हमने बोल्ट के बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि बोल्टेड कनेक्शन को क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू देयर रिजल्टेंट फोर्सेस, अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप ऑफ फोर्सेस, जैसे शेयर कनेक्शंस हो गया, टेंशन कनेक्शंस हो गया, कंबाइंड शेयर एंड टेंशन कनेक्शंस हो गया। फोर्स का मैकेनिज्म कैसा है, मतलब कनेक्शन अपना बियरिंग टाइप कनेक्शंस है या फिर स्लीप और फ्रिक्शन टाइप का कनेक्शंस है। इस तरह से हमने बोल्टेड कनेक्शन को क्लासीफाई किया था। फिर हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ बोल्ट क्या होते हैं। ऑर्डिनरी बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट जो होते हैं वो हाई स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होते हैं। ये जो होता है वो नो स्लिप और फ्रिक्शन टाइप के कनेक्शंस और रिजिड कनेक्शंस को बनाने में मदद करते हैं। ओके, और जो ऑर्डिनरी बोल्ट होते हैं वो लाइट स्ट्रक्चर में हम यूज़ करते हैं। इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। देन आफ्टर हमने स्टील के ग्रेड का क्लासिफिकेशन किया था। अगर हमें क्लास पर्टिकुलर क्लास और ग्रेड ऑफ स्टील दे रखा है जिसका बोल्ट बनाया हुआ, इस बोल्ट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, यील्ड मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, ये हम उसकी क्लास से ही डिफाइन कर सकते हैं। जैसे 3.6 या 3 × 100 करेंगे तो हमारे पास मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ मिलेगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलेगी। और इस 300 को 0.6 डेसिमल फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आती है। फिर देन आफ्टर हमने बोल्टेड कनेक्शंस की पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। जैसे पिच क्या होता है कि इन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एडजेसेंट बोल्ट के बीच की जो स्पेसिंग होती है उसको हम पिच कहते हैं। और परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो एडजेसेंट बोल्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन गोज कहते हैं। ये जो होती है मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में जो एंड बोल्ट होता है उसकी जो एज से डिस्टेंस होती है उसको अपन एंड डिस्टेंस कहते हैं, राइट। और जो उसकी परपेंडिकुलर एज होती है उसकी जो लास्ट बोल्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन एज डिस्टेंस कहते हैं। फिर हमने देखा था कि बोल्ट नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट जो होता है वो हम अनविन फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं। अनविन फार्मूला का जो रिलेशन होता है वो 6.04 अंडर रूट टी होता है। टी इसमें थिकनेस ऑफ प्लेट जो में होती है। ओके, इसमें होती है में। फिर डाया ऑफ बोल्ट होल जो होता है वो क्या होता है? नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट प्लस सर्टेन क्लियरेंस। सर्टेन क्लियरेंस मतलब ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये बोल्ट का डाया हो गया और डाया ऑफ होल के साथ कुछ स्पेसिंग खाली रखते हैं। ये जो स्पेसिंग खाली रखते हैं उसका पर्पज ये होता है कि हमारा जो थ्रेडेड पोर्शन है वो बियर आउट ना हो जाए, राइट। तो ये जो डाया ऑफ होल होता है वो कितना होता है? डाया ऑफ होल प्लस पर्टिकुलर ऑफ दिस क्लियरेंस। ठीक है, ये क्लियरेंस कितनी होगी वो डाया ऑफ बोल्ट के ऊपर डिपेंड करेगी जो IS कोड में डिफाइंड है सेक्शन 10 में, राइट। तो हम आगे देखेंगे। जैसे कि ये रहा क्लियरेंस फॉर द फास्टनर। स्टैंडर्ड नॉमिनल साइज ऑफ डाया बोर्ड जो होता है वो 15 से कम है तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड क्लियरेंस कितनी देते हैं? 1 की देते हैं। 25 तक की अगर बोल्ट है तो उसके लिए हम कितना देते हैं क्लियरेंस? 2 का देते हैं। और 25 से ग्रेटर है तो हम क्लियरेंस जो देंगे वो कितनी देंगे? 3 देंगे। मतलब अगर हमारा 26 डाया ऑफ बोल्ट है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्लियरेंस कितनी देंगे? 3। तो डाया ऑफ होल कितना हो जाएगा? 26 + 3 मतलब 29 डाया ऑफ होल हम क्रिएट करेंगे। ये डाया ऑफ होल जो होता है वो मशीन कट भी होता है और हैंड कट भी होता है। अगर मशीन कट है तो उसके हिसाब से हमारे जो एज डिस्टेंस होती है वो डिफाइन होती है, जो हम आगे देखेंगे। तो स्पेसिफिकेशन फॉर बोल्टेड कनेक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था। आप सेक्शन 10 को रेफर करेंगे, वहाँ पे कनेक्शन के सारे स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं।
मिनिमम पिच कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम पिच कितनी होनी चाहिए, कंप्रेशन में मैक्सिमम पिच कितनी होनी चाहिए, एज डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, जैसे कि 1.5 टाइम्स ऑफ डायाफ्राम फॉर मशीन कट है एंड 1.7 टाइम्स ऑफ डायाफ्राम फॉर हैंड कट है। तो ये क्या होता है, कितनी होती है, सारी की वैल्यू अपने को आईएस कोड में डिफाइंड है, राइट। फिर अगर स्टिगर्ड कनेक्शंस होता है, स्टिगर्ड कनेक्शंस मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा कोई कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन बोल्ट का जो अरेंजमेंट होता है वो अगर इस तरह से है तो उसको हम चेन कनेक्शन कहते हैं, ठीक है, ओके। जब बोल्ट का कनेक्शन जो होता है, बोल्टेड का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो तो इसको हम डायमंड कनेक्शन कहते हैं, ओके। इस तरह के कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, डायमंड कनेक्शन, राइट। जब अरेंजमेंट ही जिग जैग पैटर्न में है, मतलब कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पे ये जिग जैग अरेंजमेंट ऑफ बोल्टेड है। इस तरह के जो अरेंजमेंट होते हैं उसको अपन स्टैगर्ड कनेक्शन कहते हैं। डायमंड भी एक तरह का स्टैगर्ड कनेक्शन ही कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जिग जैग बोल्टेड कनेक्शन है। तो ये जो जिग जैग कनेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैगर्ड कनेक्शन होता है। स्टैगर्ड कनेक्शन में जो गॉस डिस्टेंस होती है, मतलब इन दो बोल्ट के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम गॉस डिस्टेंस कहते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 75 होती है। और जब स्टैगर्ड कनेक्शन कंप्रेशन या टेंशन में रहता है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल चेन कनेक्शंस में जो होता है उससे 50% क्या करते हैं, हम इंक्रीज करते हैं। मतलब मैक्सिमम पिच नॉर्मल चेन कनेक्शन में कितनी 12T और 200 mm है, तो स्टैगर्ड कनेक्शन जब होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगी, कंप्रेशन में 18T और 300 mm, उससे जो कम होगी वो हम वैल्यू कंसिडर करेंगे, ओके। द वैल्यू ऑफ पिच इज इंक्रीज बाय व्हाट 50%, ठीक है ना। जैसे इसमें स्टैगर्ड कनेक्शन आपको दिखाया गया है, इसमें ये जो गॉज की जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है, 75 mm। और जो पिच होती है मैक्सिमम कंप्रेशन में कितनी होती है, 18T एंड 300 mm। और टेंशन में जो होती है, तो ये उल्टा कर दिया है, कंप्रेशन में जो होती है ये होती है 18T और टेंशन में जो होती है वो कितनी होती है, 24T एंड 300 mm। मैक्सिमम गॉज डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 75 mm में, राइट। उसके बाद हमने आगे टेक बोल्ट के स्पेसिफिकेशन देखे थे। टेक बोल्ट का पर्पस क्या होता है, टेक बोल्ट जो होता है वो हमारे को स्ट्रक्चरल लोड बियर करने के लिए नहीं होता है। टेक बोल्ट का पर्पस होता है कि जब भी कोई मेंबर गजेट प्लेट पे तो दोनों कनेक्टेड है और दूसरी एंड पे भी वो गजेट प्लेट पे कनेक्टेड है, पर इन बिटवीन ये फ्रीली सस्पेंडेड होने से जब भी लोड लगेगा तो ये क्या किस तरह से अलग अलग यूनिट की तरह बिहेव करेंगे। तो इसको सिंगल यूनिट बिहेव कराने के लिए हम पर्टिकुलर स्पेसिंग स्पेसिंग पे क्या करते हैं, टैग बोल्टिंग देते हैं। तो टैग बोल्ट का पर्पस ये होता है कि वो स्ट्रक्चरल यूनिट्स जो होती है उसको सिंगल यूनिट मेंटेन करता है, ओके। दिस बोल्ट्स डू नॉट टेक एनी स्ट्रक्चरल लोड एंड द मैक्सिमम पिच फॉर द प्लेट टाइप, अगर टैग बोल्ट्स है मतलब प्लेट टाइप के मेंबर्स है, जैसे कि मतलब यहाँ पे शो कर रखा है नीचे डायग्राम में, यहाँ पे ये गजेट प्लेट से कनेक्टेड है और ये जो प्लेट है वो दो प्लेट कुछ इस तरह से, ये दो प्लेट जो है वो कनेक्टेड है। इन दोनों प्लेट को हम टैग बोल्ट के साथ यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये जो स्पेसिंग होगी वो टेंशन में कितनी होगी, मैक्सिमम 1000, और प्लेट जब यहाँ पे होगा तो 32T और 300 mm है। और जब स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन मतलब एंगल सेक्शन चैनल सेक्शन हम यूज़ करेंगे तब जो स्पेसिंग स्पेसिंग होगी वो कंप्रेशन में तो होगी 600 mm और टेंशन में हो जाएगी 1000 mm, ओके। ये सारे स्पेसिफिकेशन आपके आईएस कोड में दे रखे हैं। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स और किए थे, देन आफ्टर हमने टाइप्स ऑफ जॉइंट देखे थे, जो लैप जॉइंट होता है, बट जॉइंट होता है, ओके। लैप जॉइंट जो होता है उसमें मतलब यहाँ पे ये इस तरह से कनेक्टेड होता है, लैपिंग की तरह कनेक्टेड होता है, इसमें सिंगल लाइन ऑफ बोल्ट या डबल लाइन ऑफ बोल्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसमें टेंशन फोर्स लगने से बोल्ट कहाँ फेल करेगा, इस जोन में फेल करेगा। ये कितने फेलियर जोन बन रहे हैं, वन जोन बन रहा है, तो ये सिंगल शेयर में फेल कर सकता है, ओके। और डबल बट जॉइंट जो होते हैं उसमें इस तरह से बटेड जॉइंट होते हैं, मतलब इस तरह के दो जो प्लेट होती है उसको दो कवर प्लेट ऊपर और नीचे प्रोवाइड करा के बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड कराए जाते हैं। बट जॉइंट जो होते हैं उसमें जो शेयर फेलियर होता है वो इस प्लेन पे भी होगा और
इस प्लेन पे भी होगा, तो ये डबल शेयर में डबल कवर बट जॉइंट जो होता है वो फेल करता है, राइट। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ जॉइंट हो गए। उसके बाद हमने देखा था कि बोल्टेड कनेक्शन के जो फेलियर होते हैं वो दो तरह के, तो बोल्ट जो होता है वो बियरिंग में फेल होता है, बियरिंग मतलब बोल्ट का जो शैंक होता है वो बेंड कर जाए, और शेयर फेलियर होता है मतलब शैंक कट हो जाए। इस तरह के दो फेलियर होते हैं वो बोल्ट में होते हैं, और प्लेट में जो फेलियर होते हैं वो स्प्लिटिंग, टेंसाइल फेलियर होता है, बियरिंग फेलियर होता है, उसके बारे में हमने स्टडी की थी, राइट। देन आफ्टर हमने एक क्वेश्चन किया था, और फिर आज की क्लास में हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या होता है। किसी भी बोल्ट की जो स्ट्रेंथ होती है वो दो क्राइटेरिया से हम डिफाइन करते हैं, मेनली तीन होते हैं। जैसे ये हमारा कोई बोल्ट है, इसके ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे प्लेट के कारण फोर्स लगता है, इस फोर्स के कारण यहाँ पे ये शैंक जो है वो कट हो जाए, तो ये कहाँ शेयर में फेल हो रहा है, तो उसको शेयरिंग फेलियर कहते हैं। जब इस लोड के कारण ये जो बोल्ट है वो इस तरह से बैंड हो जाए, इस बैंड के कारण ये जो फेल होता है वो किसमें होता है, बियरिंग फेलियर होता है, राइट। दूसरा क्या है कि हम बोल्ट जब हाई स्ट्रेन बोल्ट यूज करते हैं तो उसमें क्या है कि हम यहाँ पे इसको सफिशियंट टाइटन करते हैं नट के साथ, नट से टाइटन करने के कारण इसमें क्या है कि शैंक में टेंसाइल फोर्स क्रिएट होता है। इस टेंसाइल फोर्स में इतना ज़्यादा टेंसाइल फोर्स आ जाए कि यहाँ पे ये एज अ रोड टेंशन में जैसे फेल होती है, कप एंड कॉन फेलियर जो होता है, इस तरह से ये टेंशन में ये बोल्ट फेल हो जाए, राइट। ये तीन तरह के बोल्ट के फेलियर होते हैं। तो बोल्ट की स्ट्रेंथ इतनी इनफ रहती है कि टेंशन में तो फेल नहीं होगा। तो जनरली हम क्राइटेरिया जो यूज करते हैं वो शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का लेते हैं, और दूसरा जो है वो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का लेते हैं। तो सबसे पहले शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो होता है वो बोल्ट का शैंक जो होता है अलोंग द शेयर करता है स्लिप प्लेन के, तो इसको हम इंटरफेस कहते हैं। जैसे कि ये हमारा बोल्ट है, तो यहाँ पे कहीं ये फेल करेगा, मतलब यहाँ पे ये जो है वो दो प्लेट का इंटरफेस कहलाता है, यहाँ पे ये जो है वो फेल कर जाएगा, राइट। तो ये जितने भी इंटरफेस होंगे वो नंबर ऑफ शेयर कहलाते हैं। द नंबर ऑफ प्लेन अलोंग विच द बोल्ट कैन बी शेयर इंडिकेट द नंबर ऑफ शेयर। ये सिंगल शेयर भी हो सकता है और डबल शेयर भी हो सकता है, या फिर मल्टीपल शेयर भी हो सकता है। जैसे कि इस डायग्राम में दे रखा है सेकंड फिगर में, ये बोल्ट है वो इस प्लेन के अबाउट शेयर करेगा, यहाँ पे शेयर करेगा, यहाँ पे भी शेयर कर सकता है, यहाँ पे भी शेयर कर सकता है, यहाँ पे शेयर करेगा, इस थ्रेडेड पोर्शन में शेयर करेगा। इस तरह के जो शेयरिंग होते हैं वो नंबर ऑफ शेयर प्लेन होते हैं। तो इसके हिसाब से इस बोल्ट की शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी है वो हम फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमारे पास जो रिलेशनशिप जो दे रखा है वो आई एस कोड इस सेक्शन 10.3.3 में दे रखा है, 800 आई एस 800 में, ओके। जिसे हम देखते हैं अभी। तो नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ जो बोल्ट निकालते हैं, कौन सी शेयर कैपेसिटी, तो वो हम आई एस कोड में देखते हैं। आई एस कोड में जो 10.3.3 है उसमें हमारी शेयरिंग कैपेसिटी दे रखी है, ठीक है। तो शेयर कैपेसिटी जो होती है, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट क्या होता है, जिसे हम वी डी एस बी कहते हैं, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। उसकी वैल्यू होती है वी एन एस बी डिवाइडेड बाय गामा एम बी। गामा एम बी को हम कहते हैं बोल्ट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.5, ठीक है। और वी एन एस बी जो होता है वो नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट होता है, उसका रिलेशन जो होता है वो यहाँ नीचे दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे एफ यू अपन अंडर रूट 3 इंटू एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी। यहाँ पे एफ यू क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, राइट। एन एन क्या, नंबर ऑफ शेयर प्लेन विथ थ्रेडेड इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन, मतलब जैसे हमारा ये बोल्ट है, यहाँ पे ये थ्रेडेड पोर्शन है, ये शेंक का ये थ्रेडेड पोर्शन है। तो जो प्लेट का इंटरसेप्टिंग प्लेन बन रहे थे, जैसे कि यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे शेयर प्लेन बन रहा है, इस प्लेट में शेयर इंटरसेप्टिंग प्लेन है, और एक यहाँ पे, तो ये नंबर ऑफ शेयर प्लेन विद थ्रेडेड इंटरसेप्टिंग प्लेन जब होंगे तो कितने होंगे, 1 और 2, राइट। और नंबर ऑफ शेयर प्लेन विदाउट थ्रेड इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन कितने होंगे, 1 और 2, राइट। तो हमारे पास एन एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, और एन एस की वैल्यू कितनी है, 2 है। यहाँ पे ए एस बी जो है वो नॉमिनल प्लेन शेंक एरिया, मतलब यहाँ पे विदाउट थ्रेडेड एरिया में प्लेन शेंक एरिया कितना होता है, 5/4 इंटू डाया ऑफ नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो होती है नॉमिनल प्लेन शेंक एरिया की कितनी हो जाएगी, 5/4
इंटू नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट कितना है, डी है मान लिया, तो डी का स्क्वायर। ठीक है। फिर ए एन बी क्या है, नेट शेयर एरिया ऑफ द बोल्ट एट थ्रेड। ये कितना होता है, ए एस बी का 0.78 टाइम, कितना, 0.78 टाइम। ठीक है ना। जो ये वैल्यू आती है, अगर हमारा जो जॉइंटेड कनेक्शन है वो लॉन्ग कनेक्शन है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो 15D से ज़्यादा है, मतलब यहाँ से ये कुछ इस तरह से कनेक्शन है, तो ये जो लेंथ है ये 15D से ज़्यादा है, मतलब लॉन्ग जॉइंट है। कितनी, 15D क्या है, यहाँ पे डाया ऑफ बोल्ट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक रिडक्शन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं वी एन एस बी में, किसमें, इसमें इसमें हम एक करेक्शन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं इस तरह से, इस रिलेशन से, 1.075 माइनस एल जे डिवाइडेड बाय 200D। एल जे क्या है, लेंथ ऑफ जॉइंट है, जो हम डिटरमिन करेंगे जॉइंट जो हमने को प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है ना। इस करेक्शन फैक्टर को वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल बीटा एल जे की जो वैल्यू होती है वो 0.75 से 1 के बीच में लाई करेगी। ये हमारा कोड कहता है। ओके। फिर दूसरा करेक्शन फैक्टर होता है ग्रिप लेंथ के लिए। ग्रिप लेंथ क्या होती है, टोटल थिकनेस ऑफ प्लेट जो होती है वो उसकी बोल्ट की ग्रिप लेंथ कहलाएगी। मतलब यहाँ पे इस बोल्ट के हेड से नट के बीच में जो ये लेंथ होती है ये हमारी ग्रिप लेंथ कहलाती है। ओके। जब लार्ज ग्रिप लेंथ है, ग्रिप लेंथ कितनी, 5D से ज्यादा है, कितनी, 5D से ज्यादा, 5 टाइम्स ऑफ डाया हो, तो उस टाइम पे हम एडिशनल दूसरा करेक्शन फैक्टर को यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 8D डिवाइडेड बाय 3D प्लस LG। LG की वैल्यू कितनी है, ग्रिप लेंथ के बराबर। इस LG के फैक्टर को हम भी इस VDSB से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर थर्ड रिडक्शन फैक्टर होता है पैकिंग प्लेट्स का। जब हम कोई बट जॉइंट प्रोवाइड कराते हैं, तो बट जॉइंट क्या होता है, जिसमें अलग अलग थिकनेस ऑफ प्लेट को जब ऐड करते हैं, जैसे पहली प्लेट हमारी ये है और दूसरी ये है, राइट। अब इन दोनों प्लेट को ऐड करना है, तो हम इसके ऊपर एक कवर प्लेट प्रोवाइड कराते हैं कुछ इस तरह से, और दूसरी कवर प्लेट यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, और फिर यहाँ पे बोल्टेड कनेक्शन देते हैं, राइट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक गैप है, इस गैप पे हम कवर प्लेट प्रोवाइड कराते हैं, जिसे हम कहते हैं पैकिंग प्लेट। अगर ये जो थिकनेस है, जो ये गैप है, ये 6 mm से कम है, तो हमें कोई भी रिडक्शन फैक्टर या पैकिंग प्लेट प्रोवाइड कराने की आवश्यकता नहीं है। पर ये जो थिकनेस है वो 6 mm से भी ज़्यादा है, मतलब द पैकिंग प्लेट इज एक्सेस ऑफ 6 mm, मतलब ये जो गैप है वो 6 mm से ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पे हमें पैकिंग प्लेट प्रोवाइड करानी पड़ेगी, और इसके लिए हम क्या करेंगे, रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। जो रिडक्शन फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 माइनस 0.0125 TPK। TPK क्या है, पैकिंग प्लेट की कितनी थिकनेस है, माना कि यहाँ पे ये जो गैप है वो 8 mm का है, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 mm। थिकनेस ऑफ प्लेट जो होती है वो किस में होती है, TPK क्या, थिकर पैकिंग प्लेट की थिकनेस है। ओके। तो ये कितनी किसमें, mm में रहेगी। इन तीनों रिडक्शन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके हम डिजाइन शेयर कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। ठीक है। तो ये हो गई हमारी VDSB। VNSB में हम बीटा LJ LG और बीटा PK को मल्टीप्लाई करके हम VNSB निकालेंगे, उसको गामा MB से डिवाइड करने पे हमारे पास डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आ जाएगी। ओके। ये हो गई हमारी शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, मतलब हमने फर्स्ट फर्स्ट पैरामीटर जो था वो फाइंड आउट कर लिया। सेकंड पैरामीटर जो होता है बोल्ट स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए, वो होता है बियरिंग स्ट्रेंथ। बियरिंग स्ट्रेंथ क्या होती है बोल्ट की, मतलब बोल्ट जो है वो यहाँ पे बियर कर जाए, मतलब ये जो बोल्ट है इसका ये डाया हो गया, कुछ इस तरह से बोल्ट होगा, यहाँ पे ये थ्रेडेड पोर्शन है, राइट। यहाँ पे प्लेट से यहाँ पे कोई पी फोर्स लग रहा होगा, इस बोल्ट की बियरिंग स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि इन पी फोर्स के कारण ये इस तरह से बेंट ना करे,
ये जो बोल्ट है वो इस तरह से यहाँ पे बेंड ना करे एस शेप में, इतनी इसकी बियरिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर बेंड कर जाता तो वो बियरिंग में फेल माना जाएगा। तो ये जो पी लोड लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो पी लोड लग रहा है वो किस क्रॉस सेक्शन पे लगेगा? माना कि टोटल थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी है, इसकी ग्रिप लेंथ कितनी है, समेशन ऑफ थिकनेस ऑफ ऑल प्लेट, ये टी हो गया। ठीक है ना, ये हाइट अपने पास टी होगी। ये इस पर्टिकुलर शेडेड एरिया मतलब इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे लगेगा, राइट। इस क्रॉस सेक्शन एरिया की जो विड्थ है वो कितनी रहेगी, डाया ऑफ बोल्ट डी की। तो ये जो पी फोर्स लग रहा है वो कितने एरिया पे लग रहा है, डी इंटू टी। ठीक है ना, तो बियरिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, डी इंटू टी इंटू इसकी जो सिग्मा की वैल्यू होगी बियरिंग की, जिसे अपन सिग्मा मान लेते हैं, चलो सिग्मा बी, राइट। ये जो है वो, ये जो स्ट्रेंथ है वो शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू पी। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हमारा बियरिंग, बोल्ट बियरिंग पे फेल नहीं करेगा। तो हमें इस सिग्मा बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। सिग्मा बी की वैल्यू है तो पी की वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम लोड कितना होगा वो उसकी बोल्ट की स्ट्रेंथ होगी, राइट। तो इस वैल्यू को हम आई एस कोड के हिसाब से कैसे निकालेंगे, सेक्शन 3.4 में दे रखा है, द बियरिंग फेलियर इज अबाउट द बेंडिंग ऑफ बोल्ट शेंक ड्यू टू एक्सेसिव लोड ऑफ द कनेक्टेड प्लेट। ठीक है ना, ये कितनी होती है वैल्यू, हम आई एस कोड में सेक्शन 3.4 में दे रखा है, 10.3.4 में, उससे फाइंड आउट करते हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट क्या है, डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को हम बोलते हैं, कहते हैं वी डी पी बी, डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कहते हैं। वो वी डी पी बी जो होता है वो होता है वी एन पी बी डिवाइडेड बाई गामा एम बी। गामा एम बी बोल्ट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है, और नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ जो होती है बोल्ट की वी एन पी बी बोलते हैं उसको, 2.5 के बी ये फैक्टर है। ये एरिया डी इंटू टी जो अपन ने फाइंड आउट किया था, एफ यू उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट हो गई, ओके, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब जो के बी की वैल्यू होती है वो फाइंड आउट करते हैं हम इन रिलेशन से, ई डिवाइडेड बाई 3 डी नोट, पी डिवाइडेड बाई 3 डी नोट माइनस 0.25, एफ यू बी बाई एफ यू और 1। इन तीनों वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जो भी स्मॉलर वैल्यू होगी वो फाइंड आउट होगी। ई क्या होगी, एंड और पिच डिस्टेंस। ई क्या है, एंड डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते थे, मिनिमम एंड डिस्टेंस होती थी अपने 1.5 टाइम्स ऑफ व्हाट, डाया ऑफ होल, जब हमारा मशीन कट होता था, डी नोट, राइट। ये तो ई हो गया। पिच डिस्टेंस कितनी थी, 2.5 टाइम्स ऑफ बोल्ट डाया, राइट, डी। ये हमारी पी होगी। पी और ई की वैल्यू पता है, डी डाया ऑफ होल हो गया, डी नो डाया ऑफ होल हो गया, एफ यू बी की वैल्यू पता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, और एफ यू क्या होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट जो उसमें लग रही है, ओके। डी यहाँ पे नॉमिनल डाया है, अगर नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट पता है तो हम डाया ऑफ होल निकाल सकते हैं। उसकी डाया की वैल्यू अगर 15 से कम है तो क्लियरेंस 1 को मल्टीप्लाई कर ऐड करेंगे, अगर 25 तक है तो हम 2 क्लियरेंस को ऐड करेंगे, ठीक है। और 25 से ज़्यादा डाया ऑफ बोल्ट है तो हम 3 mm की क्लियरेंस को उसमें ऐड करके डाया ऑफ होल फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे हमारे पास के बी की वैल्यू मिल जाएगी। हमें के बी की वैल्यू मिल गई 2.5। डी हमें पता ही है डाया ऑफ बोल्ट। टी थिकनेस होती है टोटल थिकनेस ऑफ प्लेट, जिससे हम समेशन ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट कनेक्टेड प्लेट एक्सपीरियंसिंग बियरिंग स्ट्रेसेस इन सेम डायरेक्शंस कंसीडर करते हैं। मतलब क्या है कि जैसे हमारी ये कोई प्लेट है, ठीक है, इसको इस बोल्ट से हमने कनेक्ट किया है, इसकी थिकनेस कितनी है, T1 मान ली, इसकी थिकनेस T2 मान ली, इसकी थिकनेस T3 मान ली, ठीक है ना। तो T की वैल्यू कितनी होगी, T1 प्लस T3 या फिर T2, अगर हमारी लोडिंग की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, राइट। क्या कह रहा है, समेशन ऑफ द थिकनेस ऑफ कनेक्टेड प्लेट्स एक्सपीरियंसिंग बियरिंग स्ट्रेस इन सेम डायरेक्शन। कनेक्टेड प्लेट कितनी है, 3 है,
बेयरिंग स्ट्रेस सेम डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में लेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या तो T2 लेके सॉल्व करेंगे या फिर T1 + T3 लेके सॉल्व करेंगे। तो जिसमें टी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी उसको लेके सॉल्व करेंगे तो अपने को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड मिल जाएगी। ठीक है ना। इफ द बोल्ट आर काउंटर शंक द थिकनेस ऑफ द प्लेट माइनस हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द काउंटर शंकिंग करते हैं। ठीक है ना। इस तरह से हम बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट फाइंड आउट करते हैं। तो बियरिंग कैपेसिटी आ गई और हमारे पास शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए। फिर इन दोनों की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हमारी बोल्ट की क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी। राइट। वो क्या हो जाएगी, हमारी बोल्ट की स्ट्रेंथ। ओके। फिर नंबर ऑफ बोल्ट किसी जॉइंट पे निकालने तो अप्लाइड फोर्स कितना है, जैसे कि इस जॉइंट पे पी फोर्स लग रहा है इस कनेक्शन पे। ठीक है ना। तो इस पी फोर्स और एक बोल्ट की स्ट्रेंथ हमारी बीवी मान ली, तो नंबर ऑफ बोल्ट कितने चाहिए पी लोड को बियर करने के लिए, पी डिवाइडेड बाय बीवी, नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। राइट। तो इससे हम नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड इन जॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी है। ओके। फिर लास्ट आज का टॉपिक है हमारा प्रेइंग एक्शन क्या होता है। जैसे हम कोई हैंगर कनेक्शंस देखते हैं, मतलब जैसे हमारी कोई ये चैनल सेक्शन है या आई बीम है, इस तरह से ये कोई आई बीम है। ओके। आई बीम का क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह का रहेगा। इस आई बीम पे यहाँ पे कोई टी सेक्शन इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है। और यहाँ पे हुक पे हैंगर पे लोड पी टी लग रहा है। इस तरह से हमारी कोई असेंबली है, मतलब यहाँ पे कोई टी सेक्शन इस तरह से कनेक्टेड है। ये इसका फ्लेंज हो गया और यहाँ पे टी लोड लग रहा है। आई होप आपको ये अज्यूम कर पा रहे होंगे। और यहाँ पे ये बोल्टेड कनेक्शन है, तो यहाँ पे ये बोल्टेड कनेक्शन। ठीक है ना। इस तरह से कनेक्शन हमें दे रखा है। तो प्रेइंग एक्शन क्या होता है कि मानते हैं कि जो कनेक्टेड लेग है इसकी स्टिफनेस थोड़ी क्या है, कम है। स्टिफनेस कम होने के कारण क्या, जब ये टी फोर्स लगेगा तो बोल्ट में यहाँ पे टी ई इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ वैल्यू होगी, जैसे बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ वैल्यू है टी ई, और ये मैक्सिमम टी ई वैल्यू तक वियर आउट कर सकता है। तो टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जो यहाँ पे अप्लाइड लोड हो सकता है वो 2 TE के बराबर होगा। राइट। पर ये जो कनेक्टिंग प्लेट है, मतलब ये हैंगर की प्लेट जो कनेक्टेड है, अगर उसकी स्टिफनेस कम है मतलब वो क्या है कि फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण क्या है कि वो कुछ इस तरह से बैंड हो जाएगी। राइट। इस तरह से ये बैंड हो जाएगी। बैंड होने के कारण क्या है कि ये जो फ्लैंज का ये एंड पोर्शन है, ये इसके ऊपर, इस सेक्शन के ऊपर इस तरह से कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा। राइट। इस डायरेक्शन में ये इस तरह से कंप्रेसिव फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू क्यू है। अल्टीमेटली ये क्यू फोर्स जो अप्लाई किया है वो किसको बियर करना है, इस बोल्ट को बियर करना है टेंशन फोर्स में। इस बोल्ट में जो टेंशन फोर्स टीई था उसके साथ ही एक एडिशनल फोर्स क्यू और आ जाएगा, प्लस क्यू। ठीक है ना। इस एडिशनल फोर्स के कारण ये स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा, है ना। तो इस स्ट्रक्चर को फेल ना करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा जो कनेक्टेड लेग है उसकी स्टिफनेस को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। In the hanger like connections, the bolt is subjected to tension, the resisting force, मतलब जो टेंशन फोर्स होता है उसकी रेजिस्टिंग फोर्स जो होता है वो कितनी होती है, टीई के बराबर उस बोल्ट में टेंशन फोर्स क्रिएट होता है। इफ द कनेक्टेड मेंबर इज फ्लेक्सिबल, जो ये कनेक्टेड टी सेक्शन है
वो फ्लेक्सिबल है ड्यू टू बेंडिंग द एडिशनल फोर्स इज अप्लाइड बाय द कनेक्टेड मेंबर ऑन चैनल सेक्शन से आई सेक्शन, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स जो होता है वो अल्टीमेटली कौन रजिस्ट करेगा, बोल्ट रजिस्ट करेगा। ओके, दिस एडिशनल फोर्स ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कनेक्टेड एलिमेंट इज कॉल्ड प्रेइंग फोर्स। ये जो क्यू फोर्स जो क्रिएट होता है ड्यू टू इस तरह के बेंड आने के कारण, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेइंग फोर्स कहते हैं। बाय इंक्रीजिंग द स्टिफनेस ऑफ द कनेक्टेड मेंबर द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेइंग फोर्स कैन बी रिड्यूस। मतलब हम इस बीम को इतना स्टिफन करते हैं कि वो इस तरह से बेंड ना होके स्ट्रेट का स्ट्रेट ही रहे। अगर ये बीम इस तरह से स्ट्रेट रहेगी तो यहाँ पे कोई क्यू फोर्स जनरेट नहीं होगा और प्रेइंग फोर्स भी नहीं आएगा। ओके, तो ये बीम यहाँ पे स्टिफनेस लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस बीम की या इस फ्लैंज की क्या करेंगे, थिकनेस को इंक्रीज कर देंगे। थिकनेस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ये इस तरह से बेंड नहीं हो पाएगा, राइट। तो इस तरह से हम प्रेइंग एक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। प्रेइंग एक्शन के लिए हमारे पास आईएस कोड में दे रखा है सेक्शन 10.4.7। ओके, तो 10.4.7 कहाँ है, ये रहा। 10.4.7 में दे रखा है प्रेइंग फोर्स क्यू, उसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं इस रिलेशन के साथ। क्यू की वैल्यू होती है एल वी डिवाइडेड बाई 2 LE ब्रैकेट में टीई। टीई क्या होती है, बोल्ट की जो अल्टीमेट वैल्यू होती है, इंटू बीटा ईटा एफ नॉट बी ई टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 27 LE एल वी की पावर 2। यहाँ पे LE और LV क्या होता है, जैसे कि हमारा ये कोई कनेक्शन है, यहाँ दे रखा है, जैसे ये हमारा कनेक्शन है जिसमें प्रेइंग एक्शन हो रहा है, तो ये जो वेब है टी सेक्शन का, उसकी जो बोल्ट की सेंट्रल लाइन से जो डिस्टेंस होती है उसको हम LV कहते हैं, और जो बोल्ट की सेंट्रल लाइन से जो फ्लैंज का एंड पॉइंट है वहां तक के डिस्टेंस को हम LE कहते हैं, राइट। और जो BE है, मतलब ये जो BE है उसको हम इफेक्टिव विड्थ कहते हैं, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज पर पेयर ऑफ बोल्ट। वो कितनी होती है, इस फ्लैंज की यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इफेक्ट सॉरी यहाँ तक, ये इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज कहलाएगी, ठीक है ना, पर पेयर ऑफ बोल्ट, राइट। और बीटा ईटा और टी की थिकनेस ऑफ द फ्लैंज होती है, टी क्या होता है, थिकनेस ऑफ द एंड प्लेट होती है, राइट। बीटा ईटा की वैल्यू जो होती है वो प्री टेंशन बोल्ट है कि नहीं है वो बनने को यहाँ से मिल जाएगा। एल की वैल्यू हम इस रिलेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हमें या सारा का सारा डेटा मिल जाएगा, उसको पुट करके हम क्यू फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यू फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, उसके बाद हमें जो इसमें ये जो 2TE फोर्स होता है उसको, ये टी के बराबर अपन इतना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, उससे -2Q फोर्स ही अपन अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि क्या है कि इतना फोर्स रिड्यूस करना पड़ेगा, अन्यथा ये प्रेइंग में फेल कर सकता है, बोल्ट ब्रेक डाउन हो सकते हैं। ओके, तो ये हमारा प्रेइंग एक्शन हो गया, राइट। तो आज हमने क्लास में प्रेइंग एक्शन क्या होता है, बोल्ट की स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि बोल्ट की स्ट्रेंथ जब लेंथ लैप जॉइंट होता है तब कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ बोल्ट्स क्या होते हैं, और एक एग्जांपल हम प्रेइंग एक्शन के ऊपर प्रेइंग फोर्स को फाइंड आउट करने का करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।